इस वीडियो में मैं तुमको शैडो मोनार्क के साथ साथ सोलो लेवलिंग की जो दुनिया है उसकी ओरिजिन और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, बस एग्जिस्ट करता था तो लाइटनेस और डार्कनेस। अब इन्हीं दो चीज को मिलाकर एक और भी बंदा बनता था जिसका नाम था द एब्सोल्यूट बीइंग, जिसको तुम सोलो लेवलिंग का भगवान भी समझ सकते हो। अब ये एब्सोल्यूट बीइंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए लाइटनेस में कुछ लोगों को जन्म देता है और वही डार्कनेस में भी कुछ लोगों को जन्म देता है। लेकिन डार्कनेस में पर्टिकुलरली ये 9 लोगों को जन्म देता है जिनको हम मोनार्क्स कहते हैं। और जो लोग लाइट से पैदा होते हैं उनको डिसाइपल ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि भगवान के चेले। अब डार्कनेस में जो लोग होते हैं उनका ये काम होता है कि दुनिया में हमेशा केओस मचाना है और हमेशा तबाही करती रहनी है। और वही दूसरी तरफ लाइट से जो लोग पैदा होते हैं उनका ये काम होता है कि इनकी इस केओस और डिस्ट्रक्शन को रोकना है, यानी कि डार्क लोगों को रोकना है। और इसी के चलते इन दोनों के बीच में हमेशा वॉर्स चलती रहती है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जो डिसाइपल ऑफ गॉड होते हैं वो इस जंग से बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं। तो इनका एक रिप्रेजेंटेटिव एब्सोल्यूट वन के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम ये जंग रोक दो, तुम तो इस दुनिया के भगवान हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। वो बंदा एब्सोल्यूट के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है, बहुत उनको समझाने की कोशिश करता है, पर एब्सोल्यूट वन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। और तब जाके जो लाइट के बंदे होते हैं उनको ये समझ में आता है कि एब्सोल्यूट वन का इस जंग को रोकने का कोई भी इरादा नहीं है। एक्चुअली ये जो सारे जंगे हो रही है वो तो खुद एब्सोल्यूट वन के एंटरटेनमेंट के लिए है। ऑफ कोर्स इस बात को सुनने के बाद लाइट के साइड के जितने भी बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम रेबिलियन करेंगे, यानी कि वो ऑल माइट के अगेंस्ट ही खड़े हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑल माइट को मार देंगे। लेकिन ऑल माइट का एक बहुत ही वफादार सिपाही होता है जिसका नाम होता है एशबॉर्न। ऑफ कोर्स एशबॉर्न भी डिसाइपल ऑफ गॉड का ही एक ग्रुप होता है। एशबॉर्न अपनी एक छोटे से आर्मी के साथ जो भी डिसाइपल ऑफ गॉड ऑलमाइट के खिलाफ रेवोल्यूशन कर रहे थे उनके साथ जंग करके उनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ऑफ कोर्स उसकी सेना का नंबर कम था तो वो इस जंग को हार जाता है। वो मरने की कगार पे होता ही है और दम छोड़ ही देता है, पर नेक्स्ट मोमेंट जब वो आंख खोलता है तो वो डार्कनेस में होता है। एक्चुअली ऑलमाइट ने एशबॉर्न की इस वफादारी को देखते हुए उसके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज डाली होती है और वो स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि एशबॉर्न डेथ को कंट्रोल कर सकता था, यानी कि किसका मरना और जीना ये पूरी तरीके से एशबॉर्न के हाथ में था। तो एशबॉर्न फिर से जन्म लेता है, लेकिन इस बार वो शैडो मोनार्क बन के जन्म लेता है, एक ऐसा बीइंग जो मौत को कंट्रोल कर सकता है। अब ऑफ कोर्स एशबॉर्न तुरंत ही अपनी एक नई सेना खड़ी करता है और एब्सोल्यूट बीइंग को मदद करने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास पहुंचता है उसको ये समझ में आता है कि अब काफी देर हो चुकी है। लाइट साइड के बंदों ने ऑलरेडी एब्सोल्यूट वन को मार दिया होता है। लेकिन अब तुम सोचोगे कि एब्सोल्यूट बीइंग मर कैसे सकता है, ये भगवान ही तो था जिन्होंने इस लाइट के लोगों को जन्म दिया, तो ये लोग उसको कैसे मार सकते हैं। अब इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए मानवा में एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि तुम सोचो अगर कोई मशीन क्रिएट करते हो और उसी मशीन के नीचे दब के मर जाते हो, तो ये चीज भी उसी तरीके से काम कर रही है। अब इस बात को देखकर ऑब्वियसली शैडो मोनार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो बाकी के 9 मोनार्क्स थे ना डार्क साइड वाले, उनमें जाके शामिल हो जाता है ताकि जो लाइट के साइड के बंदे थे वो उनके साथ जंग कर सके। लेकिन शैडो मोनार्क इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो OG9 मोनार्क्स थे उनको ऐसा लगने लगा कि शैडो मोनार्क हमारे लिए खतरा हो सकता है। और इसी के चलते जो 9 ओरिजिनल मोनार्क्स होते हैं उनमें से 2 मोनार्क्स शैडो मोनार्क के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देते हैं, जिनमें से एक होता है मोनार्क और बीस्ट और दूसरे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वैसे भी वो जो नाम याद करने वाला है उसकी जरूरत भी नहीं क्योंकि शैडो मोनार्क उसको मार देता है। ऑफ कोर्स इन दोनों ने शैडो मोनार्क के पीठ में छुरा भोंका था, तो शैडो मोनार्क इस चीज के लिए रेडी नहीं था, जिसके चलते शैडो मोनार्क की जितनी भी आर्मी होती है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम पड़ जाती है। और जैसे ही इन तीनों के बीच की लड़ाई खत्म होती है, यानी कि शैडो मोनार्क और बाकी के जो 2 मोनार्क्स है जिन्होंने धोखा दिया उनके बीच की लड़ाई खत्म होती है, तभी वहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑफ लाइट आ जाते हैं। अब पहले तो शैडो मोनार्क को ये लगता है कि शायद ये इस सिचुएशन का फायदा उठाने आए हैं क्योंकि शैडो मोनार्क की आर्मी काफी ज्यादा कमजोर थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जितने भी लाइट वाले लोग होते हैं वो शैडो मोनार्क के सामने आके घुटने टेक देते हैं। अब ऑफ कोर्स इस चीज को देख के शैडो मोनार्क काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो गुस्से में आकर एक बंदे की गर्दन पकड़ के उसको पूछते हैं कि ये क्या बकचोदी कर रहे हो तुम लोग, जिसका जवाब देते हुए वो सामने वाला बंदा कहता है कि हमको हमारी गलती रियलाइज हो चुकी है, तुम प्लीज हमें माफ कर दो और हमारे साइड हो जाओ। लेकिन शैडो मोनार्क उनको नकारते हुए ये कहता है कि तुमने अपने
आपने ही भगवान को धोखा दिया है, तो मैं तुम्हारे साइड तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो शैडो मोनार्क के दिमाग में इतना तो फिट था कि वो लाइट के जितने भी लोग हैं उन सबको मार के रहेगा, क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग को मारा था जिसका शैडो मोनार्क बहुत ही ज्यादा वफादार सिपाही था। लेकिन पर उसको ये तो समझ आ जाता है कि अभी के लिए उसकी आर्मी काफी ज्यादा कमजोर है, अभी लड़ाई करने जाएगा तो जरूर हारेगा। तो इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए वो पीछे हट जाता है और सोचता है कि अब मैं जाके आराम करूंगा, अपना माना रिस्टोर करूंगा और भी तगड़ी आर्मी के साथ आऊंगा। तो शैडो मोनार्क अपनी डार्कनेस को यूज करते हुए एक दुनिया क्रिएट कर लेता है और उस दुनिया में जाके आराम करने लगता है। पर ऑफ कोर्स शैडो मोनार्क के जाने के बाद भी जो बाकी के मोनार्क्स थे और जो लाइट के सब्जेक्ट थे उनके बीच में जंग चालू रह रही थी। ये लोग अलग अलग जगह जाके अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके जंग करते थे और उन प्लैनेट्स को खत्म कर देते, और इस बार नंबर धरती का था। पर धरती पर लड़ने के लिए इन सब लोगों को फॉर्म की जरूरत थी। तो जो मोनार्क्स और डार्क साइड के जितने भी लोग होते हैं, साथ ही में जो लाइट के जितने भी लोग होते हैं, वो अपना एक छोटा सा अंश ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने तुमको जो 9 ओरिजिनल मोनार्क्स बताए थे ना, उनमें से एक मोनार्क का नाम होता है मोनार्क्स ऑफ ड्रैगन। तो मोनार्क ऑफ ड्रैगन्स और मोनार्क ऑफ शैडो ये दोनों भी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि धरती पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो इनकी पावर्स को संभाल सके। अब ऑफ कोर्स इस बात का टेंशन शैडो ऑफ मोनार्क को भी था, क्योंकि आखिर उसको भी अपना बदला लेना था। और शैडो मोनार्क के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको लाके देता है आर्किटेक्ट। तो हाँ, याद करो तुमने एपिसोड 1 में या शायद 2 में डबल डंजन में एक बंदे को जिसके पास पंख थे उसको एक कार्डबोर्ड लेके खड़ा हुआ देखा था, या फिर स्क्रोल कह लो जिसमें अलग अलग प्रकार के रूल्स लिखे हुए थे। तो जो बंदा उस चीज को होल्ड कर रहा था वही था आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट शैडो मोनार्क के पास आके उनको ये बताता है कि आपकी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन करूंगा जिसमें आप जिस भी ह्यूमन बीइंग को चूज करोगे उसको धीरे धीरे स्टेप्स में आपकी ताकतें मिलते जाएगी। जैसे कि हम उसको ऑल ऑफ द पावर्स एक साथ नहीं देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे, ताकि वो एक ही साथ अगर उसके अंदर चली जाए तो वो बंदा मर ना जाए। अब उस बंदे को डिसाइड करने के लिए भी शैडो मोनार्क एक क्लॉ रखता है, और वो क्लॉ ये होता है कि उस बंदे ने मौत को बहुत करीब से कई बार देखा होना चाहिए। और ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट हंटर होता है जिसने मौत को हर बार काफी करीबे से देखा होता है। तो आर्किटेक्ट संग जिंगवू को चुनता है। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आर्किटेक्ट को ये लगने लगता है कि शायद उसने इस बंदे को चूज करके गलती कर दी। पर वही दूसरी तरफ शैडो मोनार्क कहता है कि नहीं, मुझे यही बंदा चाहिए क्योंकि ये मुझे काफी अच्छा लगता है। अब सोलो लेवलिंग की कहानी में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ संग जिंगवू और शैडो मोनार्क आमने सामने होते हैं। और ये मैंने जितनी भी कहानी तुमको बताई, ये सब कहानी शैडो मोनार्क अब तक सॉन्ग जिनवू को नरेट कर रहे होते हैं, यानी कि उसको बता रहे होते हैं कि सोलो लेवलिंग की दुनिया का इतिहास क्या था। और इसी के साथ शैडो मोनार्क सन जिनवू को ये भी बताते हैं कि जब एब्सोल्यूट बीइंग मर गए थे, वो अपने पीछे एक बहुत ही पावरफुल वेपन रख के गए थे। वो एक ऐसा वेपन होता है जिससे वो एक्चुअली टाइम को रिवर्स कर सकते हैं, और एक ऐसा भी वेपन होता है जो मोनार्क्स को कंट्रोल में कर सकता है, जिसका यूज करते हुए व्हाइट साइड के जो बंदे थे उन्होंने एक मोनार्क जिसका नाम होता है मोनार्क ऑफ जायंट्स उसको कैद भी कर लिया था। खैर, अब बात आ जाती है फाइनल स्टेज पे जहाँ शैडो मोनार्क सन जिनवू के सामने 2 ऑप्शन रखता है। पहला ऑप्शन, शैडो मोनार्क ने अपने लिए ये जो दुनिया बनाई थी उस दुनिया में आके सॉन्ग जिनवू हमेशा के लिए रह सकता है अपने सपनों के हिसाब से, और शैडो मोनार्क उसकी बॉडी पर ओवरटेक कर लेगा। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि शैडो मोनार्क अपनी सारी पावर सॉन्ग जिनवू में ट्रांसफर कर देगा और उसको अगला शैडो मोनार्क बना देगा, क्योंकि बेसिकली शैडो मोनार्क अब इन सब चीजों से तंग आ चुका था और उसको आजादी चाहिए थी। तो ऑफ कोर्स संग जिनवू ये कहता है कि तुम्हारी बनाई हुई इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है और मैं यहाँ पे बिलोंग भी नहीं करता, तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा। और इसी के साथ ओरिजिनल शैडो मोनार्क की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और सॉन्ग जिनवू नया शैडो मोनार्क बन जाता है।